हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बैक एक्सरसाइज की स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं कितने हो पाते हैं। क्वेश्चन 1, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो मेन प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिख दी है, सिंबल, चार्ज, मास, लोकेशन और डिस्कवरी। सिंबल इलेक्ट्रॉन का E, प्रोटॉन का P और न्यूट्रॉन का N। ठीक है, इसको हम चाहे तो E माइनस P प्लस लिख सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, और N को एज इट इज क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स का चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल स्पीशीज। अब इसके बाद चार्ज, अगर हम चार्ज को दो तरह से लिख सकते हैं। अगर कंपेयर करेंगे तो इसका -1 यूनिट होता है, इसका +1 यूनिट होता है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ठीक है, अगर आप वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी भी उतनी होती है, प्रोटॉन की भी, लेकिन साइन पॉजिटिव। ठीक है, इतने कूलम ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, अब मास अगर देखेंगे तो इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, बहुत बहुत लाइट वेट, नेग्लिजिबल मास। और इनका होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और यहाँ पर होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो ये हो गया मास। अब लोकेशन इलेक्ट्रॉन का होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं ना आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ये आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। सो लोकेशन इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, एंड प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो इनसाइड द न्यूक्लियस। और लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कवरी, न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे? जे थॉमसन। प्रोटॉन E गोल्डस्टाइन, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। ठीक है, सॉरी मैंने बोलने में मिस्टेक कर दी, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किए हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया है। ठीक है, लिखा सही होता है ना, कभी कभी सही लिखते हैं, बोलते गलत है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। जे थॉमसन का मॉडल क्या था, आपने पढ़ा था, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड इन इट। तो ये इनका मॉडल था। इसके लिमिटेशंस क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और साथ में इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी नहीं था। तो ये दोनों इसके लिमिटेशंस हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या था? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं, जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं। तो इनका ड्रॉबैक मेन ये था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ऐसा क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो क्या होगा? इट विल कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी, मतलब इट विल लूज एनर्जी। अगर सर्कुलर मोशन में है, एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन तो होगा ना, सर्कुलर मोशन है, इसलिए पढ़ा है ना सर्कुलर मोशन, टॉपिक में पढ़ा था आपने मोशन चैप्टर में। जब भी सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे ये सर्कुलर मोशन में कोई एक ऑब्जेक्ट है तो इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऐसा, किसी और पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंट बना के निकाल सकते हैं ना। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, उस पॉइंट पे सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना दो, दैट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है मींस एक्सेलरेशन है, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स क्या है? अगर कोई सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है तो इट विल कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा, और कम होते होते अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो एटम हाईली अनस्टेबल होगा,
मैटर जिस फॉर्म में अभी एग्जिस्ट करता है वैसा हमें नहीं मिलेगा, होगा ही नहीं इस तरह से अगर होता तो, ठीक है। तो यही लिमिटेशन है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स जब भी एक्सेलरेशन होगा चार्ज पार्टिकल का तो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज करते करते फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और अगर ऐसा होगा तो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल और मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। इसके जो स्टेटमेंट है पॉस्टलेट्स उनको ऐसे ही याद कर लेना एज दे आर। तो फर्स्ट क्या है, ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। ये न्यूक्लियस हो गया, और कुछ फिक्स्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ही अलाउड है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी चला जाए, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ऐसे करते करते कहीं पे भी चला जाए अपनी मर्जी से, कहीं पे भी घूमता रहे, ऐसा नहीं है। सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ही जो अलाउड है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा गोल गोल, ठीक है। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा, ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट, उसके रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को कवर करते हुए इन्होंने बोल दिया कि जब वो रिवॉल्व करेगा डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी लूज नहीं करेगा। रदरफोर्ड में आपने पढ़ा था अभी जस्ट कि वो जब सर्कुलर मोशन में है, चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी लूज करता जाएगा, रेडिएट करता जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो उसी को कवर करते हुए इन्होंने क्या बोल दिया कि जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट ही नहीं कर रहा। तो ठीक है, एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा मतलब जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसी ऑर्बिट में वो कंटिन्यू करेगा रिवॉल्व करना, ठीक है। सो व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम। तो आपके मॉडल्स आपकी बुक में जो दिए हुए हैं वो 3 मॉडल्स, सबसे पहले जे थॉमसन मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल और फिर लास्ट में नील बोर्स मॉडल। तो रदरफोर्ड ने जे थॉमसन ने क्या बताया था, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, ठीक है, ये इन्होंने बताया। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि न्यूक्लियस को एक सेंट्रल पोजीशन लेता है, वेरी टाइनी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम, ठीक है। ये एटम के अंदर एक थोड़ा सा स्पेस है, बहुत बहुत कम स्पेस में न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस। और नील बोर्ड ने क्या बोला था कि ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, डिफरेंट शेल्स में डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन्स इनमें रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स, इनकी ये डिस्क्रीट शेल्स में है, इनके पास डिस्क्रीट एनर्जी है, ठीक है। और जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, सेकेंड पॉइंट के लिए, सेकेंड पॉइंट में मैंने इन दोनों का ड्रॉबैक लिखा है, थॉमसन का और रदरफोर्ड का और नील बोर का, उसी ड्रॉबैक को उन्होंने कैसे समझाया वो दिया हुआ है। तो पहले ड्रॉबैक जे थॉमसन का देख लो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था ये भी हम पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स कोई भी चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में तो एक्सेलरेट होता है, कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता है। अगर ऐसा होता तो अल्टीमेटली वो जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस और अनस्टेबल हो जाएगा एटम। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अब इन्होंने क्या बोला, नील बोर ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों मॉडल्स को कंपेयर कर दिया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए ही हमें रूल्स बताने हैं, क्योंकि हायर एलिमेंट्स के लिए रूल्स में थोड़ा सा चेंजेस आते जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जाता है, वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए क्या क्या रूल्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है 2n स्क्वायर रूल। फर्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर में अगर आप फर्स्ट शेल लेंगे, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर, ठीक है। फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आप लेंगे तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 × n स्क्वायर, दैट मीन्स 2, ठीक है। तो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी फर्स्ट शेल की, k शेल की हो गई 2। इसके बाद अगर n = 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 दैट इज 8। तो L शेल की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 8। ऐसे अगर n = 3 लेंगे तो 2 × 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 2 9 18, KLM।
तो मैक्सिमम कैपेसिटी थर्ड शेल की 18। इस तरह से इतने में आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का ही पूछा है ना, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट कर सकते हैं हम, 8। और लास्ट रूल है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस इनर शेल्स आर फिल्ड। पहले हम सबसे पहले इनर शेल को फिल करेंगे, उसके बाद आउटर शेल में आएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आउटर में कर दिया फिर बाद में इनर में, ऐसा नहीं। पहले इनर शेल को फिल करेंगे, स्टेप वाइज हम फिल करेंगे, स्टेप वाइज मैनर में फिल करेंगे। सबसे पहले के शेल फिल होगी, इनर शेल, इनर मोस्ट शेल, देन एल शेल, फिर जो बचेंगे वो हम एम शेल में डाल देंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो वैलेंसी की 2 डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। फर्स्ट वाली इजी है, उसको याद कर लेना चाहिए, टेक्स्ट बुक में भी दी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज वैलेंसी। दूसरी डेफिनेशन समझने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड सो एज टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज इन वैलेंस शेल, दैट इज नोन एज वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या लूज कर सकता है या शेयर कर सकता है टू कंप्लीट ऑक्टेट, दैट इज वैलेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 14। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, EC मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 284। अब वैलेंसी कितनी होगी, लास्ट शेल में अगर 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 या 4 से कम हो तो वैलेंसी उतनी रहती है जितनी इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और अगर 5 या 5 से ज्यादा हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस करके। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के नाम लाइन से याद कर लेना, बहुत काम का रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। अब यहाँ पे देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 6 करके, 8 माइनस 6 दैट इज 2। ठीक है, तो ये वैलेंसी हमने बता दी। अब हम थोड़ा सा इसको लिख भी लेते हैं, क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, न लूज करेगा न गेन करेगा, ये क्या करेगा, शेयर। सिलिकॉन विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अगर 1 या 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जो भी एटम है, जैसे सोडियम है, तो उसने उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो 1 या 2 या 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करता है, वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। लेकिन अगर 4 है तो वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। अब ऑक्सीजन का देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऑक्टेट अटेन करने के लिए 2 गेन कर सकता है, तभी इसका 8 होगा। तो क्या करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो यहां पर गेन का एग्जांपल है और शेयर का एग्जांपल है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। फर्स्ट पार्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, एक और चीज लिख लें, इट इज डिनोटेड बाय Z, इट इज डिनोटेड बाय Z। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपके पास है कैल्शियम, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो नीचे लिखा है वो उसका एटॉमिक नंबर है और ऊपर वाला एटॉमिक मास, सबस्क्रिप्ट में 20, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 20। एक और मैं ले लेती हूँ, सोडियम, सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर, सुपरस्क्रिप्ट में एटॉमिक मास। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। जितना आप जब लाइन से फर्स्ट 18 एलिमेंट्स आपने याद किए हैं, तो जिस ऑर्डर में आपके एलिमेंट नंबर है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर दोगे तो आपको मास नंबर मिल जाएगा। सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, अगर उन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम कर दोगे तो दैट विल गिव यू मास नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल तो यहाँ लिखा हुआ है हमने। तो यहाँ पर अगर कैल्शियम ले लेते हैं हम, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। ठीक है, तो A कितना है यहाँ पर 40। ऐसे ही सोडियम का अगर हमने लिया है,
सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और मास 23, एटॉमिक मास 23। ठीक है, वैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट का कैसा होता है, नीचे हम Z लिखते हैं और ऊपर हम A लिखते हैं। Z इज फॉर एटॉमिक नंबर, A इज फॉर मास नंबर और एटॉमिक मास। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल बहुत सारे हैं। क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर सेम, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम एटॉमिक नंबर है और मास नंबर एक का 35 है और एक का 37। ठीक है, तो सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर आर आइसोटोप्स। नेक्स्ट है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? अलग अलग एलिमेंट के एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जांपल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल है कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, आर्गन एटॉमिक नंबर 18। ठीक है, और दोनों का मास नंबर सेम। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट, एक का 20 है और एक का 18 है, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर और आइसोबार्स। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा हुआ है गिव टू यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, गिव एनी टू यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं यूरेनियम 235। 235 क्या है? उसका मास है, एटॉमिक मास है, मास नंबर है। ठीक है, तो यूरेनियम 235 इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम 235 लेते हैं, उसको बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन्स के साथ और जिससे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और मेडिकल फील्ड में कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और भी यूजेस हैं, अभी हमें दो ही पूछा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 9th। Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L शेल्स, एक्सप्लेन। तो देखिए सोडियम एटम जब हम लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। ठीक है, तो K शेल, L शेल और M शेल। अब सोडियम आयन जब बन जाएगा तो क्या होगा? सोडियम आयन कैसे बनता है? एक इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर देता है टू कंप्लीटली टॉक्स, ऐसा समझो कि सोडियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ये क्या कर सकता है? ईदर इट कैन गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स, it can gain 7 electrons or lose 1 electron, which will be easier for sodium to lose 1 electron। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ फॉर्म कर देगा। तो सिंबल हो गया Na+, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2-8, क्योंकि अब लास्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसीलिए जो क्वेश्चन में पूछा है कि सोडियम आयन जो है Na+ हैज completely filled K and L shells, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में एक चीज और ऐड कर देते हैं। सिंस Na+ has lost 1 electron from M shell, so Na+ has completely filled K and L shells। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया।